So, hello everyone. As you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of business management. And in this video, we are going to cover next topic. So, इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। हम सीक्वेंस में जो एनईपी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। ये बीबीए बीकॉम में अलग अलग नेम से है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, बिजनेस मैनेजमेंट है, किसी के में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बट टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, today we are going to discuss about the development of management thought, right? So ये जो क्वेश्चन है ये आता ही आपके सिलेबस में या फिर आपके एग्जाम में, सॉरी, ठीक है, ये सिलेबस में है, एग्जाम में आता है कि मैनेजमेंट थॉट्स जो भी है वो कैसे डेवलप हुए। मतलब एक कॉन्सेप्ट है आपका मैनेजमेंट का जो आपको पता है, आप पढ़ रहे हो। तो ये मैनेजमेंट आया कहाँ से, इसका सीक्वेंस क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरीके की मैनेजमेंट की डेफिनेशन या मीनिंग लोग लगाते थे अलग अलग टाइम पे, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैनेजमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई और ये थॉट कहाँ से आया और किस किस तरीके से किस किस लोगों ने इसका मीनिंग निकाला, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं। तो पहला जो है आपका वो है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट की एक सीक्वेंस। आप समझ लो कि क्या है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट इज डायनेमिक एंड इवॉल्विंग प्रोसेस दैट हैज बीन शेप्ड बाय वेरियस हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। देखिए जो मैनेजमेंट थॉट है ये एक टाइम से डेवलप होता हुआ आया है, ठीक है। डायनेमिक है मतलब हमेशा चेंज होता रहा है। पहले जो लोग मानते थे, फिर देन फर्दर जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट को हटाया और उससे थोड़ा अलग तरीके के मैनेजमेंट को कहा कि हाँ ये तरीके का मैनेजमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहला जो आपका आता है वो आता है क्लासिकल थॉट ऑफ मैनेजमेंट या क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट। क्लासिकल वर्ड से क्या समझते हैं कि मतलब कि जैसे कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक, मतलब कि ओल्ड म्यूजिक जो हमारा था, इसी तरीके से ये ओल्ड मैनेजमेंट थॉट है कि पहले क्या माना जाता था। तो टाइम पीरियड अगर हम देखें इसका तो क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट लेट 90s और अर्ली 20s में आपका निकल के आया और जो प्रोमिनेंट लीड फिगर इसमें रहे जिन्होंने इसके थॉट को दिया, जिसमें काम किया, वो है आपने इससे पहले पढ़ा है टेलर के बारे में और हेनरी फ्यूल के बारे में और मैक्स वेबर। तो ये सब लोग जो है वो इन्होंने क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट को प्रमोट किया। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें इन्होंने ने कहा क्या कि मैनेजमेंट होना कैसा चाहिए। पहला तो है कि फोकस इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होना चाहिए एंड एफिशिएंसी इन टास्क एग्जीक्यूशन। मतलब कि आपका सारा फोकस होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करो, कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर को डिवाइड करो। लाइक जैसे आप स्ट्रक्चर देखते हो, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लो लेवल है। तो बेसिकली इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि कैसा आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना है जिससे क्या होगा, टास्क को करने में ईजी होगा, सबको पता होगा कि कौन किसको ऑर्डर देगा, किसको किसको फॉलो करना है। तो उस तरीके से क्या होगा, सब अपना काम जो है वो एफिशिएंटली कर पाएंगे। नेक्स्ट है इन्होंने बात की कि वर्कर पर्सपेक्टिव जो था वो था, मतलब कि जो क्लासिकल मैनेजमेंट है वो वर्कर को एक मशीनरी की तरह देखते थे। उनका मतलब था कि जो भी वर्कर हैं वो एक मशीन की तरह ही, एक मतलब एक मशीन के सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे हम मशीन से काम करवाते हैं वैसे हमें इनसे भी काम कराना है, बस अपना काम निकलवाना है, ठीक है। और इनको लगता था कि जो वर्कर हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव से ही मोटिवेट होते हैं, मतलब उनको सिर्फ पैसा चाहिए और हमें सिर्फ काम चाहिए। तो हमें बस वर्कर से इतना ही रिश्ता रखना है कि उनको आप जितना ज्यादा उनसे आप काम करवा लो, कोलो के बैल की तरह वो करवाते जाओ और प्राइमली उनको मोटिवेट करने के लिए बस पैसे दे दो, पैसे फेंको और वो काम करेंगे। तो ये इनका एक थॉट था जो ये लेके चलते थे कि मैनेजमेंट ऐसा होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कम्युनिकेशन और लीडरशिप के लेके इनका क्या मतलब फोकस था या क्या सोच थी, तो क्लासिकल मैनेजमेंट प्लेस लेस एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्टाइल। इनने कहा कि जो क्लासिकल मैनेजमेंट मतलब जिन्होंने थॉट दिया, लाइक आपके टेलर हो, फ्योल हो या वेबर हो, इन सब ने कम्युनिकेशन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, ना ही इन्होंने लीडरशिप स्टाइल पे इतना ज्यादा फोकस किया। इनका मेन फोकस था कि सिर्फ वर्कर से आपको मशीन्स की तरह काम करवाना है और उनको पैसे देने हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रांग रखो अपना, ठीक है, हेयर की लेवल अच्छा रखो, पता रहे किसको क्या करना है जिससे काम अच्छे से हो जाए। मोटिवेशन को लेके इनका कोई इतना नहीं था, इनको बस इतना था कि एक एम्प्लॉय जो है वो इनको ये नहीं था कि अंदर से भी मोटिवेशन होना चाहिए, नहीं, इनको बस था कि एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन होता है लोगों में जो उनकी परफॉर्मेंस में उनको हेल्प करता है और वर्कर को सिर्फ पैसा चाहिए
तो वही एक उनके लिए मोटिवेशन हो सकता है। सो नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका अप्रोच टू चेंज, मतलब कि इन्होंने चेंज को लेके क्या इनकी अप्रोच थी। ये जो थे वो फेवर करते थे टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब कि ऊपर वाले लोग जो है वो नीचे वाले को बताएंगे और नीचे वालों को क्या करना है, ऊपर वालों को जस्ट फॉलो करना है। डायरेक्टिव अप्रोचेस टू चेंज थी एंड डिसीजन मेकिंग इनका था कि जो भी चेंज है उसको आप बताएंगे, लागू करेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्कर्स हैं जस्ट दे विल गोइंग टू फॉलो दैट। डिसीजन मेकिंग में भी आपको सिर्फ टॉप वालों को इन्वॉल्व करना है, लोअर लेवल के लोगों से इतना बातचीत करने की जरूरत नहीं है, ना ही उनको इतना डिसीजन में पावर दीजिए कि वो आके कुछ बोले। आप बस बताइए उन्हें क्या करना है और वो सिर्फ करेंगे। तो आपने इसमें देखा जो पुरानी सोच थी एक मैनेजमेंट को लेके, वहां पे आप एक वर्कर को एक एसेट की तरह नहीं बल्कि एक मशीन की तरह यूज कर रहे हो। आप उनको मोटिवेशन के लिए भी बस सिर्फ ये देखते हो कि बस पैसा दे दो, वो मोटिवेट हो जाएंगे। कम्युनिकेशन पे भी आपने फोकस किया नहीं, ना ही आप नीचे वालों को इतना मौका दे रहे हैं कि वो बढ़ चल के ऊपर के डिसीजन मेकिंग में या कॉमन डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करके अपनी वॉइस रखें। तो आपने यहाँ पे वर्कर को कोई भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट। न्यू क्लासिकल इसके बाद ही आता है जो एक नया क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट को लेके आता। अब समय बदला, समय जो आया आपका वो 1930 से 1950 का है। इसने जो भी लिमिटेशन थी क्लासिकल अप्रोच की, जो हमने देखी कि वर्कर्स को काफी गलत तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा था और सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बातें की जा रही थी, उन सारी चीजों पे इसने फिर कुछ ना कुछ चेंजेस लाए। तो इसमें जो की कंट्रीब्यूटर है वो एल्टन मायो और डॉगल्स हैं, तो इनका नाम याद रख सकते हैं। फोकस इसका क्या था, इसका फोकस था ह्यूमन एस्पेक्ट पे इन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया। वहां पे आप ह्यूमन एस्पेक्ट पे इतना फोकस नहीं देख रहे थे, ना आप एम्प्लॉय के साथ रिलेशन पे फोकस कर रहे थे, ना आपको मोटिवेशन पे फोकस कर रहे थे, ना ही आप इस बात पे फोकस कर रहे थे कि एम्प्लॉय के साथ अच्छे से हमें बिहेव करना है। तो इन्होंने क्या किया, एक एस्पेक्ट बदला। इन्होंने जो मशीन एस्पेक्ट था वहां पे एक वर्कर को लेके, उन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट पे लाके स्विच किया कि अब हम जो एम्प्लॉयज है उसके बारे में सोचेंगे। वर्कर्स पर्सपेक्टिव था इनका, ये वर्कर्स पर्सपेक्टिव था कि हमें जो वर्कर है उसके हर नीड को देखना है, उसकी सोशल नीड क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड क्या है, उसको दोनों तरीके से सेटिस्फाई करना है। मतलब उसको अच्छे वर्किंग कंडीशन देनी है, उसको अच्छी सैलरी देनी है, उसको मोटिवेट करना है, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा और वो अच्छे से काम करेगा। कम्युनिकेशन और लीडरशिप को लेके इनकी क्या अप्रोच थी, इन्होंने जो रोल था कम्युनिकेशन का उसको हाईलाइट किया। मतलब कि इनका था कि आप डिसीजन मेकिंग में सबको इन्वॉल्व करिए। इससे क्या होगा, जब नीचे वालों को आप अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो आके डिसीजन में पार्टिसिपेट करे तो दे विल फील मोटिवेटेड, इनका मोरल हाई होगा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली गोइंग टू इंक्रीज। लीडरशिप पे बात की कि आप उनको डायरेक्शन दो, उन्हें गाइड करो कि करना क्या है और कैसे करना है, और जहां भी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मोटिवेशन थ्योरी को लेके बात की जाए तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जहां पे आपने देखा था वो सिर्फ बात करते थे कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, पैसे दे दो दे विल बी मोटिवेटेड, बट इन्होंने बात की इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो कि अंदर से आता है, और वो तब आता है जब आप एक इंसान की सारी जरूरतों को पूरा करते हो, उसकी जो मेंटल नीड है उसको पूरा करते हो, उसको रिकॉग्नाइजेशन देते हो, सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि उसको उतना स्टेटस देते हो, उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हो, उसको गाइडेंस देते हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो वो अंदर से भी खुश रहेगा और वो मोटिवेटेड रहेगा। इनकी अप्रोचेस टू चेंज थी कि इन्होंने पार्टिसिपेटिव अप्रोच अपनाई। वो क्या कर रहे थे, डायरेक्टिव अप्रोच अपना रहे थे कि टॉप लेवल डिसीजन लेगा जो कि थोपेगा लोअर लेवल पे, लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेटिव अप्रोच अपनाई जिसने इन्होंने कहा कि सब लोग एक साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करेंगे, एज जो भी डिसीजन आएगा वो सब पे ही तो लागू होगा, सबको ही तो उस चेन के साथ कोऑपरेट करना है, तो सब लोग एक साथ बोलेंगे, अपने पॉइंट रखेंगे एंड देन कलेक्टिवली जो अच्छा डिसीजन होगा हम वो लेंगे। तो देखो, न्यू क्लासिकल और क्लासिकल दोनों के पॉइंट्स मैंने सेम रखे हैं। अब इनको डिफरेंस पे आता है तो आप इसी के बेसिस पे डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, तो एक क्वेश्चन से आप दो आंसर निकाल सकते हो। ये आपकी कला पे है कैसे इसको याद रखोगे, ठीक है। बट याद रखो वो थोड़ा सा वर्कर से बिल्कुल अलग था और सिर्फ टॉप की बात करता था, लेकिन ये वर्कर के साथ हैं और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो अप्रोच है आपकी वो है कंटिजेंसी अप्रोच। द कंटिजेंसी अप्रोच ऑल्सो नोन एज कंटिजेंसी थ्योरी वाज डेवलप्ड इन द मिड 20 एज अ रिएक्शन टू द लिमिटेशन टू अर्लियर मैनेजमेंट थ्योरीज। अब पहले वाले में तो देखो थी लिमिटेशन, जिसके अगेंस्ट में आया न्यू क्लासिकल जिसने उसकी लिमिटेशन को दूर किया। अब आता है कंटिजेंसी अप्रोच जो कि सबकी लिमिटेशन को दूर करती है, जो ऊपर की दो थ्योरी थी उनकी। मतलब कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच ऑफ क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज। इसका मतलब क्या है कि जो वो चीजें अपना रहे थे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही काम करेगा या फिर पार्टिसिपेशन वाला वर्क काम करेगा, वर्कर को आपको एक सेट की तरह देखना, उसके साथ अच्छे से बिहेव करना है, ये सब काम करेगा,
और फिर जो कंटेंट जो भी आपका क्लासिकल था जो कह रहा था वर्कर के साथ जैसे जैसे ट्रीटमेंट करना है, तो ये लोग एक ही चीज सब पे लागू करने वाली बात कर रहे थे कि अगर इंट्रेंसिक मोटिवेशन है तो वो सबका ही इंट्रेंसिक मोटिवेशन, वो सब लोग ही इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड होंगे। बट ऐसा नहीं है, कुछ लोग नहीं होते हैं इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड, उनको अंदर से नहीं आता है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है, दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग। उनको खुद को वो पैशन नहीं है कि वो करना चाहते हैं, ऐसा कुछ उनका अप्रोच नहीं है, जस्ट दे वांट मनी एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सो आप सब पे एक कॉन्सेप्ट नहीं लागू कर देते हो जो वो लोग लागू कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कंटीजेंसी अप्रोच ने कि वन साइज फिट ऑल वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ये सब पे लागू नहीं होता है। द कोर आइडिया बिहाइंड द कंटीजेंसी अप्रोच दैट देयर इज नो यूनिवर्सल और बेस्ट वे टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस और कंटीजेंसी फेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन। देखो कंटीजेंसी अप्रोच कहता है कि कोई भी ऐसी अप्रोच नहीं है आपकी, या कोई भी ऐसा आपका तरीका नहीं है जो आप कह दो कि ये बेस्ट तरीका है और मैनेजमेंट ऐसा ही होना चाहिए। क्लासिकल जो भी कह रहा है, न्यू क्लासिकल जो भी कह रहा है, वो आप ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कोई बेस्ट वे नहीं है मैनेजमेंट का आपके ऑर्गेनाइजेशन में। डिपेंड करेगा कि आपके पास स्थिति कैसी है, आपके पास लोग कैसे। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि अगर आप उनको नहीं स्ट्रिक्टली करोगे तो वो ढील में कुछ भी करेंगे, लाइक आप मान लो न्यू क्लासिकल अपना रहे हो लेकिन आपके पास वर्कर ऐसे हैं जिनको अगर आप स्ट्रिक्टली नहीं रोकोगे तो वो कुछ भी करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये कॉन्सेप्ट वहां वर्क नहीं कर रहा है, ये साइज वन साइज फिट फॉर ऑल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आपकी जो मैनेजमेंट स्टाइल होगी वो डिपेंड करेगी आपकी सिचुएशन पे कि क्या आपके लिए बेस्ट होगा, मैनेजमेंट किस तरीके से आपको करना है या डिसीजन कैसे आपको लेना है या क्या स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है आपका सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या है, इसको हम लोग सिस्टम थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। इज अ होलिस्टिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इट व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंपोज ऑफ इंटरकैरेक्टर एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट। देखो आपकी जो भी न्यू क्लासिकल है, क्लासिकल है, कंटिजेंसी अप्रोच है, जिसने का कोई बेस्ट तरीका नहीं होता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके साथ लोग कैसे उस पर डिपेंड करता है कि आपको उनको कैसे टैकल करना है या कैसे लीडरशिप या मोटिवेशन स्टाइल आपको अपनानी है। सिस्टम अप्रोच आया इसके बाद। सिस्टम अप्रोच ने कहा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह देखेंगे, मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, ये सब आपस में क्या है, एक साथ इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फाइनल सक्सेस के लिए। लाइक अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो सक्सेसफुल होके अपने गोल्स को अचीव करे, तो जरूरी है कि जो प्रोडक्शन, मार्केटिंग और बाकी डिपार्टमेंट है वो लोग आपस में एक साथ अच्छे से काम करें, तभी तो आपका एक प्रोडक्ट अच्छे से एक मार्केट में उतरेगा, ठीक है। तभी तो आप अच्छे से प्रोड्यूस कर पाओगे, तभी तो आप अच्छे से उसकी मार्केटिंग कर पाओगे, तभी तो आप उसको अच्छे से एडवर्टीज कर पाओगे। तो ये सिस्टम अप्रोच है जो कहता है कि एक हॉलिस्टिक और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरीके से नहीं समझना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह समझना है कि एक सिस्टम की तरह ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चीजों को मैनेज करना है। These components interact with each other and with their external environment to achieve the organizational goal। मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम में जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी आपके कंपोनेंट है, चाहे वो ह्यूमन हो, फाइनेंस हो या फिर लेबर हो, जो भी आपके 5 फैक्टर प्रोडक्शन है, वो सारी चीज़ ये सब आपस में एक साथ इंटरेक्ट करके काम करते हैं और ये फॉर मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो सिस्टम अप्रोच ड्रॉज फ्रॉम फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, अदर डिसिप्लिन टू एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। तो अलग अलग तरीके से ये कॉन्सेप्ट लेती है, कुछ कॉन्सेप्ट बायोलॉजी के, कुछ कॉन्सेप्ट फिजिक्स के, कुछ इंजीनियरिंग के, कुछ अलग अलग एरिया से सिस्टम अप्रोच में आप कुछ थ्योरीज या कॉन्सेप्ट लेते हो जो अप्लाई करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे समझा है कि क्या क्या अप्रोचेज अब तक की आपकी आई हैं रिगार्डिंग योर मैनेजमेंट थॉट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आता है तो आप इसको ईजिली एटलीस्ट क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और ये सब चीज़ें अच्छे से लिख पाओगे, आप समझ पाए होगे एक जस्ट क्या है पूरे पर्पस का, कहाँ से मैनेजमेंट थॉट है वगैरह। सो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। स्टिल कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और पूरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करेंगे क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो आई होप कि आपको समझ में आया। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।